हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है और इसके क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और इसमें कौन कौन से रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ऐसी स्कीम है जिसको अपनाने पर आप अपने सभी लेन देनों का अलग अलग डिटेल आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उन्हें अपने पूरे कारोबार का एक निश्चित टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। वस्तुओं का कारोबार है तो 1% टैक्स चुकाना पड़ेगा और सेवाओं के कारोबार पर आपको कैटेगरी के हिसाब से 5 से 6% टैक्स चुकाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन क्या है कंपोजिशन स्कीम में, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम या फिर 1.5 करोड़ तक है तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम अपना सकते हैं, और अगर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा है टर्नओवर तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते हैं। चाहे आपका 5 जीएसटी मिला के टर्नओवर 1.5 करोड़ क्यों ना हो, 1.5 करोड़ से ज़्यादा क्यों ना हो, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते। किसी भी जीएसटी को नहीं रख सकते हैं। 4 स्टेट में आप काम कर रहे हैं, 4 स्टेट से चारों स्टेट में जितना भी जीएसटी नंबर आपके पेन से एप्लीकेबल है, उस पेन में जितना भी जीएसटी नंबर पेन से एप्लीकेबल है, उस सभी जीएसटी नंबर का टर्नओवर जोड़ के एक साथ 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए या फिर 1.5 करोड़ तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने पर आपको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। और कुछ स्टेट हैं जिनका सालाना टर्नओवर 75 लाख रुपये या उससे कम होता है तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम अपना सकते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम। इन सभी स्टेट में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका सालाना टर्नओवर 75 लाख रुपया होना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री को छोड़ के अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में करोगे तो आपको 50 लाख रुपया से ज़्यादा टर्नओवर साल का नहीं कर सकते आप कंपोजिशन के अंदर। उसके बाद कौन नहीं ले सकता है, मतलब ले ही नहीं सकता है जीएसटी स्कीम में, कौन रह ही नहीं। जैसे अगर आप आइसक्रीम या पान मसाला या फिर तंबाकू का उत्पादन करने वाले व्यवसायी हैं तो फिर आपको उस केस में आपको कंपोजिशन में आप जीएसटी नहीं ले सकते, कंपोजिशन नहीं अपना सकते आप कंपोजिशन स्कीम। या फिर दूसरे राज्यों से कारोबार करने वाले व्यवसायी, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, सेल या परचेज कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर आप उस केस में कंपोजिशन स्कीम नहीं अपना सकते हैं। और अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो फिर जैसे आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी वेबसाइट से सेलिंग या परचेजिंग का काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं अपना सकते हैं। आपको कंपलसरी है, रेगुलर अपनाना पड़ेगा। और फिर या आप ठेकेदार हैं, ठेकेदार को भी कंपोजिशन स्कीम के लिए कोई छूट या कुछ भी नहीं है, वो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते, आपको रेगुलर में ही रहना पड़ेगा। और कंपोजिशन स्कीम का वालों के लिए कुछ प्रतिबंध भी है जिसको फॉलो करना पड़ता है। इस प्रतिबंध को लगाया गया है कि कंपोजिशन स्कीम है तो इसको आपको फॉलो करना होगा हर हालत में। जैसे अगर आप बिल काट रहे होते हैं तो उसमें आप टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकते हैं, टैक्स का रसीद जारी नहीं कर सकते हैं, और उसमें ना ही टैक्स इनवॉइस आप लिखा हुआ होना चाहिए। आपको बिल ऑफ सप्लाई का बिलिंग करना होगा न कि, और आपको टैक्स भी नहीं लेना होगा कारोबारी से, जिसको आप सेल कर रहे हैं कस्टमर से, उससे टैक्स लेने का भी अधिकार आपको नहीं रहता है। सिर्फ आप बिलिंग कर सकते हैं और बिल ऑफ सप्लाई के नाम से बिल कर सकते हैं, और उसमें आपको कहीं ना कहीं दर्शाना होगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दर्शाना होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद नुकसान क्या है, ये एक तो ये हो गया टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकते हैं आप, ना ही इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी से परचेज किए हैं और आप वहाँ पे टैक्स पेमेंट किए हैं परचेज करते टाइम पार्टी को, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप रिवर्स चार्ज के तहत जो नॉर्मल टैक्स आता है उसको आपको चुकाना ही पड़ेगा। उसमें भी कोई छूट आपको नहीं मिलने वाला या कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला है, तो आपको उतना पेमेंट करना ही होगा। और आप अगर एक कारोबारी है, आपके 10 तरह के बिजनेस है और 10 तरह का बिजनेस जोड़ के अगर 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता है, फिर भी आपको कंपोजिशन में नहीं रहने दिया जाएगा, आपको रेगुलर करवाना होगा। सभी कारोबार को जोड़ के टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, फिर आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हैं। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन सा रिटर्न भरना पड़ता है ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंपोजिशन स्कीम मात्र 2 रिटर्न जाता है, एक CMP 08 करके जाता है जो कि हर 3 महीने के बाद चौथे महीने में भरना पड़ता है। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर का रिटर्न हम अक्टूबर में फाइल करते हैं, तो अक्टूबर का 18 तारीख लास्ट डेट होता है।
लास्ट डेट तक आपको फाइल करना होता है। ये एक तरह का स्टेटमेंट है CMP-08। इसमें आपको पेमेंट करना होता है, जो भी आपका टर्नओवर जितना भी होता है उसको 1% या फिर 5% जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होता है उसको कैलकुलेट करके आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आपके जेब से जाता है। ये आपको आप किसी से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको खुद के पैकेट से, आपके प्रॉफिट से आप इसको आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। और दूसरा रिटर्न है कि GSTR-4, जो कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में 30 अप्रैल, मतलब अगर मार्च में अंत हुआ फाइनेंशियल ईयर तो 30 अप्रैल तक का टाइम रहता है, उसको आपको भरकर जमा करना होता है। इसको एनुअल रिटर्न भी कहते हैं GSTR-4 को, ठीक है। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना होता है 30 अप्रैल तक। इसका डेट एक्सटेंड भी हो जाता है कभी कताल, तो उसका बात अलग है जब एक्सटेंड हो जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद ये GSTR-9 जो है, 9A को सालाना पहले रिटर्न भर एनुअल रिटर्न के रूप में दाखिल करना पड़ता था GSTR-9 में। तो वित्तीय वर्ष 19-20 से पहले 9A फाइल करना पड़ता था, 19-20 के बाद इसको हटा दिया गया और GSTR-4 ला दिया गया है। तो अब जो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न है वो GSTR-4 फाइल होता है। ये 2 रिटर्न जाता है, CMP-08 जो कि 3 महीने के बाद चौथे महीने में फाइल होता है, जो कि एक तरह का स्टेटमेंट है, और एनुअल रिटर्न GSTR-4। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।